Now proceeding ahead, let's see the application of the principle of homogeneity in trigonometric functions. Now we know basically there are 6 trigonometric functions: sine, cos, tan, cosec, sec, cot. और कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो दो ट्राइंगल के दो साइड्स के लेंथ का रेशियो देता है, ठीक है। तो देखो जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हो, जैसे आपने मान लो लिखा साइन 30 डिग्री इज हाफ, ठीक है, आपने एक वैल्यू लिखी साइन 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये जो क्वांटिटी है इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा, तो हमेशा आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका साइन निकालते हो, कॉस निकालते हो, वो किसका निकालते हो? एंगल का। तो आर्ग्यूमेंट किसको डिनोट करता है? एंगल को। आर्ग्यूमेंट किसको डिनोट करता है? एंगल को। और जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो एक रेशियो आएगी दो लेंथ के मैग्नीट्यूड की, यानी ये क्या होगा? एक नंबर, ये क्या होगा? एक नंबर, ठीक। नाउ वी नो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी and number is also a dimensionless quantity. Angle is a dimensionless quantity and number is also a dimensionless quantity. So you can say what? Both the argument and the value of any trigonometric function. Both the argument and the value of any trigonometric function are what? Dimensionless. Are what? Dimensionless. कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, उसका आर्ग्यूमेंट और वैल्यू दोनों ही क्या होगा? हमेशा डायमेंशनलेस होगा। क्यों? अगर आपसे कोई पूछता है क्यों ऐसा होगा, तो आप क्या कहोगे? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट किसको बताता है? एक एंगल को, और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पूरी वैल्यू होती है वो एक नंबर आती है, और नंबर्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस, ठीक। अब मान लो जैसे आपने एक इक्वेशन लिखा, से साइन x इज इक्वल टू वाई। तो अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है? x। साइन x में आर्ग्यूमेंट क्या है? x, और इस पूरे साइन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? y। तो ये x भी डायमेंशनलेस होगा और y भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा द आर्ग्यूमेंट। पहले तो ये लिख लीजिएगा कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है और वैल्यू का क्या मतलब होता है, और फिर ये पॉइंट लिख लीजिएगा द आर्ग्यूमेंट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। The argument as well as the value of any trigonometric function are dimensionless, ठीक है। चलिए इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। एक बार आप ये समझ लोगे, फिर जितने आगे के फंक्शंस है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये बहुत आसान हो जाएंगे अप्लाई करना। देखो मैं पहला इलस्ट्रेशन लेता हूँ। लेट अस सी द इलस्ट्रेशन नंबर 1 से आपकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू a साइन b प्लस सी टी। वाई इज इक्वल टू a साइन b प्लस सी टी, ठीक है। यहाँ पे से y डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, y क्या डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और t डिनोट कर रहा है टाइम। और अपने को a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाने हैं। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर a, b एंड c, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब आप b और c का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाओगे तो अपने को साइन के बाहर क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b एंड c। b और c कहाँ है? साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर। आर्ग्यूमेंट मतलब समझ गए, ये एंगल। क्योंकि देखो साइन आप किसका निकाल रहे हो? इसका b प्लस सी टी का। साइन आप किसका निकाल रहे हो? इस क्वांटिटी का, b प्लस सी टी का। तो इससे आप क्या कहोगे? इससे आप कहोगे आर्ग्यूमेंट। इससे आप क्या कहोगे? आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है? b प्लस सी टी। नाउ वी नो द प्रॉपर्टी दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस। तो सिंस द आर्ग्यूमेंट इज डायमेंशनलेस, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी b प्लस सी टी। b प्लस सी टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0। जैसे आप कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी को लिखते हो, m0 l0 t0, ठीक। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस है
तो उस एक्सप्रेशन का हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। ध्यान देना, अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस है तो उस एक्सप्रेशन का हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब होगा कि आर्ग्यूमेंट का हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। तो पहला टर्म क्या है b और दूसरा टर्म क्या है ct। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, यानी b इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक, ये आपका b का आंसर आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है आपके आर्ग्यूमेंट में ct, और क्योंकि आर्ग्यूमेंट का हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा तो ये भी कितना होगा, m0 l0 t0, राइट। तो अभी c को आप सब्जेक्ट बना लो, तो c कितना हो जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t, और t क्या डिनोट कर रहा है, टाइम, ये ऊपर आ जाएगा। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 l0 t-1। ओके, तो ये आपका c का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये आपका c का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए किसके, b के और c के। ये हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए किसके, b के और c के। ठीक है, अभी हमें a का निकालना है। फिर से देखो, मैंने यहाँ लॉजिक क्या लगाया, समझ लेना। मैंने क्या लॉजिक लगाया, आपने सबसे पहले देखा कि b और c की अपीयरेंस कहाँ है, इनसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल जिसका आप निकालते हो, साइन कॉस जो भी, तो ये कहाँ पे है, इनसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने यहाँ लॉजिक ये लगाया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो आपने लिखा b प्लस ct क्या होगा, m0 l0 t0, और फिर आपने होमोजेनिटी को अप्लाई किया कि अगर ये आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होगा तो इसका हर एक टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस। इसका हर एक टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो आपने कहा b भी डायमेंशनलेस होगा पहला टर्म, और ct भी डायमेंशन। याद रखना, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट का हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। तो b को आपने इक्वेट कर दिया m0 l0 t0 से, ct को भी किससे इक्वेट कर दिया, m0 l0 t0 से, और c क्या आ गया, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t। ठीक है, देखो जब आप थोड़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जैसे एमसीक्यू सब लगोगे तो मेंटली आप प्रॉब्लम कर सकते हो। आप ऐसे देखोगे, आप कहोगे ओके भाई ये आर्ग्यूमेंट है, ये एंगल है साइन का, तो ये डायमेंशन लेस होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ अकेला b है, तो b का क्या होगा, m0 l0 t0, c का क्या होगा, तो c के साथ t लगाए, तो इसी को उल्टा कर दो, क्योंकि c अकेले होता तो डायमेंशन लेस होता, तो कितना हो जाएगा, t-1। ऐसे अब अभी अब जब थोड़ी प्रॉब्लम करोगे तो खुद आप देखोगे कई एमसीक्यूज आप मेंटली करते चले जाओगे। तो ये तो अपना किसका आ गया, b और c का। ठीक है, b और c का। अब हम आते a का, हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। और अपने को दिया था कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अपने को प्रॉब्लम में दिया था कि y इज व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जब आप a का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाओगे तो पहले तो देख लो a साइन के बाहर है, a कहाँ है, साइन के बाहर है, तो हमें अब आर्ग्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड वी हैव सीन द वैल्यू ऑफ द एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। यही देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने, कि कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। क्यों, द वैल्यू बीइंग अ नंबर। ठीक, तो अगर आप देखो इस इक्वेशन को देखिए, y इज इक्वल टू a साइन b प्लस सी टी, यही है ना। अब अगर आप ये देखो, ये पूरी क्या है, ये साइन की वैल्यू है, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ना। इससे अब देखो इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना भी तुम कॉम्प्लिकेट कर दो आर्ग्यूमेंट में, कितनी भी क्वांटिटीज आर्ग्यूमेंट में डाल दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी अगर साइन कॉस टैन या सेक कोसेक कॉट की वैल्यू होगी पूरी, वो क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस। ये क्या होगी, डायमेंशनलेस। ठीक, अब अगर ये डायमेंशनलेस हो गई तो जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम हो जाएगा जो a का होगा। क्यों, क्योंकि RHS में केवल क्या बचा, a। RHS में क्या बचा, केवल a, क्योंकि ये चीज़ तो क्या हो गई, डायमेंशनलेस। और अभी हमने देखा था कि y क्या डिनोट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। ठीक है, now let's see the next illustration. Suppose we are given the equation f is equal to a by b, f is equal to a by b cos bt plus c, f is equal to a by b cos bt plus c। तो अपने को इक्वेशन दी है f is equal to a by b cos bt
प्लस सी, ठीक। और यहाँ अपने को बताया गया है एफ क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स, एफ फोर्स को डिनोट कर रहा है और टी टाइम को डिनोट कर रहा है। एंड ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, और हमें ए बी और सी के डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाने हैं, ठीक। सेम लॉजिक आप अप्लाई करोगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होगा और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी वैल्यू भी डायमेंशनलेस होगी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखते हो तो आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया कॉस के साथ जो वैल्यू दी है, कॉस का एंगल, वो कितना है बी टी प्लस सी, वो कितना है बी टी प्लस सी, ये हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट, ठीक। तो पहला लॉजिक आप क्या लगाओगे कि बी टी प्लस सी विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बी टी प्लस सी विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी ये कितना होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक। देन यू विल अप्लाई होमोजेनिटी, क्योंकि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस होगा तो हर एक टर्म इसका डायमेंशनलेस होगा, तो बी टी भी डायमेंशनलेस होगा और सी भी डायमेंशनलेस होगा। तो बी टी कितना हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, बी को सब्जेक्ट बना लीजिए तो बी आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाई टी, सो वी विल हैव एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, बी का, ये पहला आंसर हो गया। इसी तरह देखिए दूसरा टर्म क्या है सी, तो सी विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक। ये आपका आंसर आ गया किसका, सी का, ओके। नाउ अब हम आते हैं फॉर फाइंडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो देखो जब आप ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओगे तो आपको कॉस के फंक्शन के बाहर आना होगा, यू हैव टू कम आउट ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉस, एंड वंस यू आर कमिंग आउट ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉस वी हैव अ क्वांटिटी ए बाई बी। तो देखिए जब आप इक्वेशन लिखोगे एफ इज इक्वल टू ए बाई बी कॉस ऑफ बी टी प्लस सी, एंड वी नो अगर आप इस पूरे वैल्यू को देखो तो ये क्या है, ये कॉस की वैल्यू है, और अभी हमने देखा था कॉस की वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। तो यहाँ से अपने ये लॉजिक अप्लाई आप करोगे तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया ना पूरा, अभी बी और सी से मतलब ही नहीं है, ये कॉस की पूरी वैल्यू डायमेंशनलेस होगी। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो ए बाई बी का होगा, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो ए बाई बी का होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, अननोन इज ए, एफ मल्टीप्लाइड बाई बी, एफ को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए का क्या आ जाएगा, तो एफ का अपने को मालूम है एम एल टी माइनस टू, और बी का भी हमने निकाला दैट इज टी माइनस वन, सिंपली मैं टी माइनस वन लिख दे रहा हूँ, एम और एल वहाँ पे जीरो थे, उन्हें लिखने का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो ए का आंसर आ जाएगा एम एल टी एंड दिस इज व्हाट माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री। तो ये आपका ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो ये हमने इलस्ट्रेशंस देखे फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हमने दो इलस्ट्रेशंस देखे हाउ वी अप्लाई होमोजेनिटी इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। याद रखिएगा whenever you are applying homogeneity in trigonometric equations you have to take care of 2 points. Number one, the argument of any trigonometric function is dimensionless, and by applying homogeneity each expression, each term of the argument will be dimensionless, ये पहला पॉइंट होगा। Number two, the value of the trigonometric function, the whole value of the trigonometric function like this, the whole value of the trigonometric function will be dimensionless. Clear है? तो I guess यहाँ तक हमारा points clear होगा how we apply homogeneity in trigonometric functions. Now let's see the next function which is called inverse trigonometric functions. Now पहले तो आप ये देख लो क्लास 10th तक आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में शायद नहीं जानते होगे, ठीक। ये एक नया फंक्शन है जो आप 11th से पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। से मान लो आपने क्वांटिटी लिखी साइन ऑफ 30 डिग्री, एंड वी ऑल नो साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। आपने लिखा साइन 30 डिग्री इज हाफ। तो देखो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि एक एंगल है 30 डिग्री जिसका अगर आप साइन निकालोगे तो वैल्यू हाफ आएगी, यही बता रहे हो ना आप। एक एंगल है 30 डिग्री जिसका अगर आप साइन निकालोगे तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ हाफ, ठीक है, ओके। अब देखो इसी को इन्वर्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लिखोगे इस तरीके से, LHS पे आप लिखोगे साइन, यहाँ पे पावर लगा दीजिए -1, इसको रीड करेंगे साइन इनवर्स हाफ इस 30 डिग्री,
साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है। आप यहाँ ये कह रहे हो, जब आपने लिखा साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक, इसको रीड करोगे ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक, तो आप ये कह रहे हो कि अब आपको एक एंगल पता लगाना है, अब आपको एक एंगल पता लगाना है, ऐसा एंगल जिसकी साइन की वैल्यू क्या आती है, हाफ। तो वी ऑल नो वो एंगल कौन सा होता है, 30 डिग्री। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ और इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, जैसे आपने लिखा cos 45 डिग्री इज व्हाट, 1/√2। आपने लिखा cos 45 डिग्री इज 1/√2। अब इसको देखो इनवर्स फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, cos इनवर्स यानी cos पावर -1, और इसको इंडेक्सेस के साथ कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि यहाँ पे cos की पावर -1 है तो ये 1/cos हो जाएगा। नो, ये लिखने की नोटेशन है। ये नोटेशन किसकी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। cos इनवर्स 1/√2 विल बी व्हाट, 45 डिग्री, विल बी व्हाट, 45 डिग्री। ठीक, अब जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपने को ये वैल्यू पता लगानी है, cos इनवर्स ऑफ हाफ, आप बता सकते हो क्या आंसर होगा। तो पहले तो इसका मतलब समझ लो क्या है, आपको एक एंगल पता लगाना है, आपको एक एंगल पता लगाना है जिसकी cos की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हाफ। आपको अपने को एक एंगल पता लगाना है जिसकी cos की वैल्यू हाफ आनी चाहिए, एंड वी नो वो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ गए। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। अभी जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ से इनके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम वेक्टर्स में मान लो आपको कोई एंगल पता लगाना होगा, ठीक है, मान लो आपको थीटा एंगल पता लगाना है और आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ ये आई, से tan थीटा की वैल्यू आई 3। तो आप आंसर ऐसे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये जो tan थीटा की वैल्यू आई है ना, अपने को क्या पता लगाना है, थीटा की वैल्यू। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 3 आई है तो थीटा को आप क्या लिखोगे, थीटा आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 3। थीटा कैसे लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आर्ग्यूमेंट क्या है और वैल्यू क्या है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है और वैल्यू क्या है। तो जैसे मान लो आपने लिखा साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 डिग्री। ठीक, तो जिसका आप साइन इनवर्स निकाल रहे हो वो कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। जिसका आप साइन इनवर्स निकाल रहे हो वो क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ये हाफ है, तो ये क्या हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट ना, इसी का तो निकाल रहे हो। और जो आंसर आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, ये कहलाएगी वैल्यू। ठीक, ओके। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यू विल से व्हाट, अ नंबर। यही होगा ना, नंबर। और जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, तो हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही एग्जैक्टली उल्टा था, याद है ना, वहाँ आर्ग्यूमेंट एंगल था और वैल्यू नंबर आती थी। यहाँ आर्ग्यूमेंट नंबर हो गया और वैल्यू एक एंगल आ रही है। एंड वी नो नंबर is a dimensionless quantity, angle is also a dimensionless quantity. So what you can say both the argument as well as the value of any inverse trigonometric function, both the argument as well as the value of any trigonometric function are dimensionless. आप लिख सकते हो both the argument as well as the value of any inverse trigonometric function are डायमेंशनलेस। और अगेन अगर आपसे कोई पूछता है क्यों, इसका लॉजिक क्या है, क्यों आर्ग्यूमेंट और वैल्यू किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायमेंशनलेस होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आर्ग्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को, और वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को, एंड बोथ अ नंबर एंड एंगल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, अब अगर हम इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, ठीक है, लेट अस अप्लाई, अगर हम होमोजेनिटी को अप्लाई करते हैं किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो याद रखना आर्ग्यूमेंट और वैल्यू जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में किया था सेम अप्रोच यहाँ पे होगा। तो मान लो अपने को कोई इक्वेशन दी है सेम, y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स b प्लस सी एम, y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स b प्लस सी एम। ठीक, और आपसे कहा गया है कि b किसको
y किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और m किसको डिनोट कर रहा है, मास को। y किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और m किसको डिनोट कर रहा है, मास को। और हमें a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाने हैं, ठीक। तो इफ यू से, अगर आपने थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कायदे से होमोजेनिटी का एप्लीकेशन किया होगा तो आपके लिए ये 1 मिनट की प्रॉब्लम है। सेम लॉजिक आप यहाँ लगाओगे। हाँ, यहाँ बस अंतर ये है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप कहोगे ये आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो पहला लॉजिक आप लगाओगे b प्लस सी एम विल बी व्हाट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m0 l0 t0, यही होगा ना, ठीक है। अब होमोजेनिटी अप्लाई कर दीजिए। आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होगा तो उसका हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, ये अपना पहला आंसर आ गया, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया। ओके, cm इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, c को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई m, एंड m इज डिनोटिंग द मास। तो देयरफॉर c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m-1 l0 t0, ठीक है। तो ये हमारा c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब हम आते हैं a पे। तो अगेन a के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर आना है ना। अभी अब अगेन ध्यान देना, जब तुम a का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगा रहे हो तो अपने को b और c से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि b और c कहाँ की क्वांटिटी से, आर्ग्यूमेंट के अंदर की, ठीक है। तो a के लिए हम बाहर आ जाते हैं। तो मैंने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स, नाउ दैट इज b प्लस सी एम। नाउ ये देखिए, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या डिनोट कर रहा है, वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अभी हमने क्या देखा था कि ये पूरी वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो इसका कुछ भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो ये तो हट गया पूरा। यानी RHS पे अभी बचा क्या, केवल a। RHS पे क्या बच रहा है, a, और LHS पे y। तो इसका मतलब होगा जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और y किसको डिनोट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, l। a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, l, ठीक है। तो ये बेसिस हो गया हाउ वी अप्लाई द होमोजेनिटी इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरीके से हम होमोजेनिटी को अप्लाई करते हैं कहाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सेम वही लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट और वैल्यू दोनों ही क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे।